हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर मिला होगा हमारा, हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो है वो स्टार्ट कर दिया है और अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं हमारा, और वो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, हमने क्या किया था, स्क्रीनिंग और एरिएशन जो है आप लोग कंप्लीट कर चुके हो अगर अब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सेडिमेंटेशन। सबसे पहले ट्रीटमेंट का हम रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो, हमने स्टार्ट किया था स्क्रीनिंग से, और स्क्रीनिंग में मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं ये। एक होता है कोर्स स्क्रीन और दूसरा होता है फाइन स्क्रीन। बात समझ में आ रही है क्या? इन दोनों में से हमने ये पढ़ा कि जो कोर्स स्क्रीन होता है, यहां पर हम एक मेथड यूज करते हैं साफ करने का, इंप्योरिटीज को रिमूव करने का। दैट मेथड इज रैकिंग मेथड। रैकिंग मेथड होता है ये। और हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर इंक्लाइंड मेटल के क्या लगाए जाते हैं, रोड लगाए जाते हैं इंक्लाइंड मेटल के। ठीक है, इंक्लाइंड डायरेक्शन के अंदर होते हैं मेटल के रोड, जिनके अंदर स्पेसिंग हम कितनी रख लेते हैं, 100 mm तक, मतलब 10 सेंटीमीटर तक के लगभग रख ली जाती है स्पेसिंग जो है। उससे ज्यादा नहीं रखी जाती, वरना फ्लोटिंग मटेरियल है वो पार कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? और एंगल जो है वो है 45 to 60 डिग्री एंगल रखा जाता है और इंक्लाइन डायरेक्शन में होते हैं। फाइन स्क्रीन की बात करूं तो फाइन स्क्रीन आपके क्या होते हैं, वायर के मैश होते हैं। ठीक है, वायर मैश होता है, जाली होती है एक तरीके की मैं बोलूं तो, जिसका डायमीटर जो होता है वायर्स का वो रखा जाता है 10 mm के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक हमने पढ़ लिया था स्क्रीनिंग के अंदर। आगे बढ़े हमने, स्क्रीनिंग के बाद में हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ा था एरिएशन। हमने ये तो देख लिया कि जो लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल थे उनको हमने रिजोल्व किया स्क्रीनिंग की वजह से, और हम एक स्टेप आगे बढ़े, इसलिए बढ़े ताकि हम डिजोल्व गैसेस, जितनी भी पानी के अंदर डिजोल्व गैसेस है, Fe और Mn की इंप्यूरिटीज है। तो भैया Fe और Mn की इंप्यूरिटीज अगर आपकी है, ये आती कहां से है? जब हमारा वाटर सोर्स जो है कहां से आता है, ग्राउंड वाटर से होता है। ग्राउंड वाटर से जब आप लेके आए हो पानी, तो उसमें Fe और Mn की क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, इंप्यूरिटीज होंगी। इनको रिमूव करना है। किस लिए करवाना है? क्योंकि इनके क्या बनवाने हैं हमें, ये बनवाना है भैया इसका FeOH होल थ्राइस और MnO2 बनवाना है, ताकि ये क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि डिजोल्व्ड गैसेस को रिमूव कर दें। डिजोल्व्ड गैसेस कौन कौन सी? देखो, मैंने तीन तो आपको मेन बताई थी, CO2, H2S और लास्ट आपकी थी मीथेन। इन तीनों को अगर हम रिमूव करवाना चाहते हैं तो हम क्या करवाते हैं, कौन सा प्रोसेस करवाते हैं? दैट प्रोसेस इज एरिएशन। ठीक है, एरिएशन जो है इसके अंदर आपने क्या किया था, इंटीमेट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर दिया था। ठीक है, वाटर सैंपल को। बात समझ में आ रही है? ये काम किया था आपने एरिएशन के अंदर। कुछ मेथड पढ़े थे हमने इसके। हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका, अगर मैं बात करूं, स्प्रे नोजल मेथड आपने पढ़ा। स्प्रे नोजल मेथड आपने पढ़ा और इस मेथड में जाना कि इस मेथड के अंदर स्प्रे नोजल मेथड कैसा था, थोड़ा वेंचुरीमीटर जैसा सेक्शन बनाया हमने, पानी को स्प्रे कर दिया हर डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया और टाइम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब जो बाहर अवेलेबल ऑक्सीजन है उसे रिएक्ट करने के लिए टाइम मिला, ज्यादा ऑक्सीजन जो है मिली, ऑक्सीडाइज हुई, इंप्योरिटीज रिमूव हुई। यहां पर हमने पढ़ा CO2 रिमूव करने की एफिशिएंसी कितनी है, 90%, और H2S गैस रिमूव करने की एफिशिएंसी है 99%। ठीक है, स्प्रे नोजल के बाद में हमने सेकंड मेथड पढ़ा यहां पर आपका कैस्केड मेथड। कैस्केड मेथड कुछ मैंने आपको बताया था कि ये आपका जैसे फोल होता है, जैसे फोल होते हैं ना, ये कैसे स्टेप्ड फोल आपने पढ़ा है इरिगेशन के अंदर। कुछ इस टाइप का हम क्या कराते हैं, फोल कराते हैं, पानी को भेजा जाता है ना, पानी यहां से गिरता है, यहां से गिरता है और इसका एरिएशन हो जाता है। ठीक है, ये मेथड कोई ज्यादा इतना खास नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था 20 से 35% और लगभग 35% के पास दोनों गैसों की एफिशिएंसी रहती है। थर्ड मेथड था आपका, वो था ट्रेट ओवर मेथड। ठीक है, ट्रेट ओवर मेथड के अंदर आपने देखा कि अगर मैं वाटर को ऊपर से नीचे, देखो कैसे लेके आया था, ये एक ट्रे है, फिर ये एक ट्रे है, फिर ये एक ट्रे है ना। इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, पानी को मैंने क्या किया, पानी को यहां से इधर से भेजा ऊपर, फिर यहां से नीचे गिरने दिया। देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है अगर आप नीचे से ऊपर ले जाओ पानी को? ऐसा भी पॉसिबल है, मगर इसमें होता क्या है, पानी को सबसे ऊपर वाले सोर्स में भेजा जाता है, फिर पानी यहां से नीचे गिरता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इंजीनियर हो, आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रे टावर मेथड के अंदर ये ट्रे रखी हुई है। इन ट्रेज के अंदर से जब पानी यहां जाएगा, उसे क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए टाइम मिल रहा है अच्छा खासा, और अच्छे से जो O2 है वो आपकी क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ये मेथड बेस्ट मेथड बोला गया, ट्रे टावर मेथड। क्यों बोला गया? इसलिए क्योंकि यहां पर Fe और Mn को आप रिमूव कर लेते हो, बहुत अच्छे से रिमूव होता है Fe और Mn, और उसके जो प्रेसिपिटेट्स बनकर खत्म हो जाता है। इनको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर एक एल्कालाइन एजेंट भी ऐड किया था, और वो एल्कालाइन एजेंट था आपका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, बात समझ में? बेस्ट मेथड था ये ट्रेट टावर मेथड। और लास्ट मेथड आपने पढ़ा था वो था डिफ्यूज्ड एयर मेथड। डिफ्यूज्ड एयर मेथड में हमने क्या किया था, इस मेथड के अंदर आपने पानी के किसी भी वाटर सैंपल के अंदर क्या किया था, नीचे से एंटर करवाई थी, डिफ्यूज्ड एयर इसके अंदर
भेजी थी, एयर को भेजा था, कंप्रेस्ड एयर जो है पानी के अंदर भेजी, यहाँ पर बुलबुले बने, मतलब क्या हुआ, एक तरीके का ऑक्सीडेशन हुआ। ये मेथड था हमारा लास्ट मेथड। तो आपको 4 मेथड मैंने एरेशन के बताए थे, चारों का हमने रिवीजन कर लिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। देखो यहां तक हमने क्या किस का इलाज कर लिया। देखो ट्रीटमेंट का मतलब क्या, इलाज करना। इलाज तो कर रहे हैं हम रो वाटर सैंपल का कि उसके अंदर अगर ऐसा हो इंप्योरिटीज, अगर गैस की हो तो एरेशन करा दो, अगर फ्लोटिंग हो तो स्क्रीनिंग करा दो। अब सेडिमेंटेशन किस केस में करेंगे, देखो सेडिमेंटेशन किया जाएगा आपका अगर आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक, मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मटेरियल। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मटेरियल जो है आपके, अगर आपको रिमूव करने हैं वाटर सैंपल के अंदर से, तो आप क्या कराओगे, सेडिमेंटेशन कराओगे। बात समझ में आ रही है क्या? आपने कहा सर अगर सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल्स थे तो हमने क्या किया था, स्क्रीनिंग करी थी। और अब हमारे पास अगर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मटेरियल्स आ रहे हैं तो हम क्या करवा रहे हैं, सेडिमेंटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आती है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखो भैया कुछ नहीं करा रहे हम यहाँ पर चाहते हैं ग्रेविटी सेटलिंग करवाना। अब आपको ये बात तो पता ही है कि भैया ग्रेविटी सेटलिंग किस कंडीशन में होगी, जब ग्रेविटी का इफेक्ट जो पार्टिकल के ऊपर लग सके। पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा कब, जब आपका पार्टिकल इतना, मतलब साइज के अंदर इतना सफिशिएंट हो कि ये ग्रेविटी की वजह से सेटल कर सके। मैंने आपको एक कंटेनर दिया, इसके अंदर पानी भर दिया और इसमें क्या किया, ऊपर से मैंने 2 स्टोन डाल दिए, बिल्कुल छोटे छोटे। अगर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे, मान लो बजरी के साइज के बराबर, बजरी मतलब सैंड के बराबर के डाले हैं, तो क्या होगा, वो यहां पर में भी यहां पर आके रुक जाए। और अगर इनका साइज थोड़ा ज्यादा है तो ये क्या कर जाएंगे, बॉटम में जाके सेटल कर जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है सेडिमेंटेशन का? कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी हम ग्रेविटी सेटलिंग करवाना चाहते हैं। और ग्रेविटी सेटलिंग आपको पता है, या तो पार्टिकल का वेट जो है इतना सफिशिएंट हो कि वो सेटल कर पाए, या उसका साइज इतना हो कि वो ग्रेविटी की इफेक्ट्स की वजह से नीचे आकर बॉटम में बैठ सके। देखो एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि हम किसी टैंक के अंदर पानी को लाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, टैंक के अंदर हमने क्या किया, पानी को लाकर छोड़ दिया, ये लो यहां से मैंने पानी को पहुंचा दिया। अब ये पानी को हम रोक देते हैं 24 आवर्स के लिए लगभग, है ना, 24 घंटे के लिए हमने अगले 24 घंटे को पानी को एक जगह पे पड़ा रहने दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं वो बॉटम में बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम नीचे वाले जोन को कई बार क्या बोल देते हैं, कई बार क्या हमेशा ही बोलते हैं, आगे टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक आएंगे वहां बताऊंगा मैं। नीचे वाले जोन को जहां इंप्यूरिटीज सेटल होती हैं उसे स्लज जोन बोला जाता है। और जिस जोन के अंदर आपके पार्टिकल सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, इस जोन को क्या बोला जाता है, सेटलिंग जोन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर वाला जोन जो है आपका सेटलिंग जोन, और ये पोर्शन जहां पर इंप्यूरिटी सेटल होना स्टार्ट हुई और यहां पर आकर सेट हो गई, यहां से इतना। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका स्लज जोन। यहां पर पूरा स्लज ही स्लज जमा हुआ है। बात समझ में आ रही है, यहां पूरा स्लज जमा हुआ है, कोई नीचे जाके बैठ गया, कोई थोड़ा ऊपर फिर ऊपर बैठ गया। यहां पर जब हमने पानी को एंटर करवाया तो पार्टिकल्स की जो इंप्यूरिटीज थी वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आना शुरू हुई, धीरे धीरे रुकी रही बहुत देर तक। क्या होता है, कई बार पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑयली और स्टिकी प्रिसिपिटेट्स भी लगे होते हैं, वो कई बार दूसरे पार्टिकल्स को भी अपने साथ अटैच कर लेते हैं। नहीं करते तो वो पढ़ेंगे जब हम सेडिमेंटेशन एडेड कोगुलेशन पढ़ेंगे, कोएगुलेशन के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, हम कोएगुलेंट ऐड करके जो हमारी ये पार्टिकल है, देखो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड तो डायरेक्टली बैठ जाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के अंदर एक ये तो पक्का है कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब कोएगुलेशन के अंदर होता क्या है, ठीक है, आगे कार्यक्रम में भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। एक पार्टिकल जो चार्ज आयन है वो क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल्स को जो वहां पर घूम रहे हैं उनको अपने साथ इकट्ठा करेगा और बड़े पार्टिकल्स बनाएगा, और वो बड़े पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, सेटल होना स्टार्ट करते हैं। ये कोएगुलेशन के अंदर होगा। कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जितने भी और पार्टिकल्स जो सेटल होना चाहते हैं, देखो इनऑर्गेनिक तो डायरेक्टली सेटल हो गए, लेकिन अगर आपके ऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है इसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में, वो क्या करें, हमने एक एक्सटर्नल कोएगुलेंट ऐड किया, एक्सटर्नल केमिकल ऐड किया, नहीं तो आप पाउडर बोल सकते हो, नहीं तो आप सॉलिड भी बोल सकते हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिटिग्री आपका जो एलम होता है वो क्या होती है, सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, वो आप ऐड करते हो, क्या करती है, पानी के अंदर फ्लॉक क्रिएट करती है, एक तरीके के बड़े बड़े एंग्लोमरेशन होता है यहाँ पे, है ना, एंग्लोमरेशन होता है, एंग्लोमरेट होती है इंप्यूरिटीज। आगे पढ़ेंगे कोएगुलेशन के अंदर। यहाँ सेडिमेंटेशन को हमने डिस्कस किया, बड़े पार्टिकल जो है वो सेटल होते चले जाएंगे, और इसका डिटेंशन टाइम मैंने बोल दिया कि मान लो 24 घंटे तक पानी यहाँ पर रुका रहा तो क्या होंगी, इंप्यूरिटीज सेटल हो जाएंगी। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन के पीछे था, ये हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी पार्टिकल जब पानी के अंदर जाएगा तो उसके साथ क्या क्या होता है ना। देखो ये बात तो आप जानते हो, आपने भी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर हम चलते हुए पानी के अंदर किसी बॉल को फेंकें तो ये तो पता ना कि बॉल जो होती है सबसे पहले क्या करती है, एक बार नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद में फिर वापस ऊपर आती है। ठीक है, बात समझ में आती है, ये भी आती है।
कि सर ऐसा ऐसा होता है। अब हमारा जो मटेरियल है ना, सस्पेंडेड मटेरियल, उसके साथ क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, ये पार्टिकल पानी के अंदर आया, टैंक के अंदर आपने भेजा, तो सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। इस वेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या इसके ऊपर एक ड्रैग लगेगा क्या, बिल्कुल इसके वेट की वजह से एक ड्रैग फोर्स लगता है, एफ डी। अब आप ये भी जानते हो कि अगर यहां पर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर भी कुछ ना कुछ अपोज कर रहा होगा किसी चीज का, वो थोड़ी ना कहेगा कि भैया मेरे को जाने दो। आपको पता है बेंसी फोर्स जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था कैसे आया था, उन्होंने भी तो एक कहानी है ना बड़ी सारी इसके पीछे की, वो राजा ने पूछा कि बताओ आप ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी के अंदर, वो पूरी कहानी मालूम है ना आर्किमिडीज का होता है, बाथिंग टब के अंदर लेटे हुए होते हैं, पानी आता है, वो धीरे धीरे खुद ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, उनको पता चल जाता है। वो वाला कॉन्सेप्ट है बेंसी का। यहाँ पर क्या हुआ क्या था, देखो यहां पर ना एक तो लग गया ड्रैग फोर्स, पार्टिकल का जो वेट था ये जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको ले जाना चाह रहा है, इसका जो वेट है इसकी वजह से पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना जाता है। ड्रैग फोर्स कह रहा है इसका अपोज कर रहा है। यहां पर एक और फोर्स काम कर रहा है जो पानी की वजह से फोर्स है, दैट फोर्स इज बेंसी फोर्स, ठीक है, ये बेंसी फोर्स है। अगर मैं बोलूं कि ये टोटल फोर्स किस तरह से इक्विलिब्रियम में आएगा, हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंसर्न है, हमें फिजिक्स के अंदर नहीं जाना, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक हिंट दे रहा हूं कि आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे होगा। ये बात तो आप जानते हो कि जैसे ही पार्टिकल टैंक के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि मैं बॉल का एग्जांपल ले रहा हूं, पार्टिकल जैसे ही टैंक के अंदर एंटर किया और इस जगह पे पानी क्या रुका हुआ है, पीछे से तो आ रहा है, ठीक है, यहां पर हमने रोका थोड़ी देर के लिए, ठीक है, रोक का 24 घंटे के लिए भी रोक सकते हैं, नहीं तो इसे चलने भी दे सकते हैं। इसकी वेलोसिटी देखो, अगर पार्टिकल को सेटल करवाना है तो आप अपनी वेलोसिटी ऑफ फ्लो मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी, देखो एक तो होगी इस डायरेक्शन में जिसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक होगी इस डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल को सेटल करवा रही होगी, उसे हम बोलेंगे वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी। ये पानी को क्या कर रही है, आगे की तरफ ले जा रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यहां पर हम क्या चाहते हैं, हम बैलेंस करवाना चाहते हैं। जब कोई पार्टिकल किसी पानी के अंदर आता है ना, घुसता है उसके अंदर जाता है, यहाँ पे टैंक के अंदर रुकेगा, उसके ऊपर देखो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन है, पीछे तो वो फ्लो होता हुआ है, उसको मोमेंटम तो पीछे से मिला हुआ है ना, एनर्जी तो उसके पास है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाकर जब न्यूट्रलाइज होगी तभी तो पार्टिकल क्या करेगा, सेटल करने की कोशिश करेगा। वही बात मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेलरेशन हो रहा होता है पार्टिकल के अंदर। अब ये एक्सेलरेशन जो है आपका जीरो किस कंडीशन में होगा, जब तक ये एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा आपका पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मैंने क्या बोला, जब तक आपका ये एक्सेलरेशन जो पार्टिकल के अंदर यहां एंटर करने के बाद उसमें आ रहा है, जब तक वो जीरो नहीं होगा तब तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे पार्टिकल को लाना है, उसे सेटल करवाना है, तो एक्सेलरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो। एक्सेलरेशन पता है ना, त्वरण बोला जाता है इसे जीरो करना पड़ेगा। और ये किस कंडीशन में जीरो होगा, जब आपका जो वेट है ना, बॉडी का जो वेट है, जो पार्टिकल का वेट है, वो क्या हो जाए, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, बेंसी फोर्स को, ठीक है भैया, वेट तो नीचे की तरफ ले जाना जा रहा है और पानी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, पानी के डिस्प्लेस होने की वजह से यहां पर कौन सा फोर्स जनरेट हुआ था भैया, बेंसी फोर्स। ये किसके बराबर हो जाए, ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाए, जो लगने वाला ड्रैग है ना उसके बराबर हो जाए। उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो आपका पार्टिकल्स इस टैंक के अंदर आया है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। अब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी मिली, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मिलने की वजह से ये पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट होगा। अब आप इन फोर्सेस को, इनकी वैल्यू पुट करोगे, इनको क्या करोगे, इक्विलिब्रियम में लाओगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब बात सबसे पहले आती है यहाँ पर ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/2 CD, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A और मल्टीप्लाई बाय V, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, 1/2 CD A V और साथ में आती है डेंसिटी, और वो होती है रो और वेलोसिटी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, देखो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा आपका एरिया। ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप क्या करोगे, वेट का निकालोगे, क्योंकि आपने पार्टिकल कैसा माना, स्फेरिकल। कुछ ना कुछ तो आपको अजम्पशंस यहाँ पर लेने पड़ेंगे। देखो बिना अजम्पशन लिए कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं होता। अगर आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है सेटलिंग वेलोसिटी का, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्टिकल को क्या मानना पड़ेगा, स्फेरिकल। जब आप स्फेरिकल मानोगे तभी आप इसका वेट निकाल सकते हो, है ना। वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आप एरिया लोगे, सबसे पहले सरफेस एरिया 4/3 πr3, है ना, ये लोगे।
फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे। ये पूरा का पूरा मैं डेरिवेशन करवाता, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला देने जा रहा हूं। इस चीज को जब आप बैलेंस करोगे इस पूरी को वैल्यू पुट करने के बाद में, ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या होगा, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। Vs इज इक्वल टू अंडर द रूट, आपने कई बार याद भी किया होगा, 4/3, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 4/3 स्मॉल g मल्टीप्लाइड बाय g माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन सी डी। बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, यहां पर जो g है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से इससे क्या होंगे, चित्त परिचित होंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। और नहीं है तो देखो क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू इसका फॉर्मूला होता है। ये आइए, गामा एस क्या होता है भैया, ये होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉलिड। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर या जिस भी लिक्विड के अंदर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हो पार्टिकल्स की, उसके अंदर प्रेजेंट जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका स्पेसिफिक वेट, ठीक है, स्पेसिफिक वेट इन गिवन लिक्विड। ठीक है, और नीचे क्या है आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड, मैंने किसको माना है, वाटर का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा आपका यूनिट वेट। बात समझ में आ रही है। अब गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू को हमने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए कितनी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए 1 to लेके 1.2 तक होती है। अगर मैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की बात करूं तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल के अंदर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 तक जाती है। कई बार आपने क्या किया होगा, सॉइल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर 2.65 लिया होगा, 2.7 लिया होगा। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए कितना, 1 से लेके 1.2 तक जाती है। बात समझ में आ रही है। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 4/3 g मल्टीप्लाई बाय g माइनस 1 इंटू डी अपॉन सी डी। देखो अब यहां पर ना कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं इस फॉर्मूले से, जो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फॉर्मूला, क्या क्या हम बना सकते हैं चीज। देखो, अगर आपको पार्टिकल को सेटल करवाना है, देखो सेटलिंग वेलोसिटी कब कब इंक्रीज होगी, किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा क्या ड्रैग, ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। मतलब अगर आप ड्रैग को क्या कर रहे हो, कम करवा रहे हो, सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेकंड कंडीशन देखो, सेटलिंग वेलोसिटी विल इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पार्टिकल साइज। अगर आप पार्टिकल साइज, डी जो है डाया ऑफ पार्टिकल साइज है, डाया ऑफ पार्टिकल है ना, डाया ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आ रही है क्या। अगर पार्टिकल का डायमीटर जो उसका साइज आप बढ़ाओगे तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आ गए। तीसरा देखो, तीसरा क्या बनता है, तीसरा आपका प्लान एरिया का बनेगा और वो थोड़ा सा हम आगे चलकर बनाएंगे। दो बातें आपको समझ में आई। अब देखो ये कंडीशन कब होगी, जब आप पानी के अंदर क्या मानो, लैमिनार फ्लो मानो। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। सेडिमेंटेशन के अंदर आप अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी देना चाहते हो तो आपको क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा, एक और अजम्पशन लेना पड़ेगा। दैट अजम्पशन विल बी क्या है हमारा, वो है कि आप लैमिनार फ्लो मानो। क्यों, क्योंकि लैमिनार फ्लो मानोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्कोसिटी जो है ना, विस्कोसिटी उसका इफेक्ट कम आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। और अगर आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये थोड़ा आगे आने वाला है, मैंने पहले दे दिया, लेकिन देखो कैसे आएगा वो भी बताता हूं आपको। देखिए जी, लैमिनार फ्लो का माना क्या, और लैमिनार फ्लो किसने दिया था, हमारे रिनोल्ड भाई साहब ने। इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी जो आपको याद होगी भैया, आर ई इज इक्वल टू क्या होता है ना, ये होता है आपका रो वी डी अपॉन म्यू। क्या ये याद है क्या आपको, क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था। ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये क्या है आपका रो वी, ये यहाँ पर है वॉल्यूम, ठीक है, और डी जो है डाया ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है, सॉरी ये वॉल्यूम नहीं है, ये आपका वेलोसिटी है, और म्यू जो है ये आपकी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। इसकी मैं बात कर रहा था अभी आपको, जो मैंने आपको बोला कि अगर आप विस्कोसिटी डिक्रीज कर देंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, रिनोल्ड की बात क्यों करी, क्योंकि आपने यहाँ पर लैमिनार फ्लो माना, लैमिनार फ्लो माना आपने, तो यहाँ पर आपको एक कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला भी पुट करना पड़ेगा, और वो होता है 24/RE। ठीक है, और डाया ऑफ पार्टिकल जो है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल जो है, वो आपको क्या लेना पड़ेगा, लेस देन 0.1 mm। बात समझ में आ रही है। 1 mm से 0.1 mm से आपको क्या करना है, पार्टिकल साइज छोटा लेना है। बात समझ में आ रही है। और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू 24/RE क्यों पुट किया, क्योंकि हमने कंडीशन क्या मानी, लैमिनार फ्लो की। लैमिनार फ्लो में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। बात समझ में आती है क्या, विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, और वेलोसिटी क्या होती है, लो होती है। मतलब एक लैमिना के अंदर फ्लो,
टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? पार्टिकल्स का फैल जाना, बहुत दूर दूर तक जाना, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स। लैमिनार के अंदर क्या होगा? एक लैमिना के अंदर फ्लो हो रहा है, बात समझ में आ रही है? ये हमने माना, ये माना तो हमने रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो होती है, ठीक है, रेनॉल्ड्स का फॉर्मूला रो वीडी अपॉन म्यू, ये हमें पुट करना पड़ेगा, और CD इज इक्वल टू 24 अपॉन RE, और यहां पर अजम्पशन लिया गया है कि आपका पार्टिकल साइज जो है वो क्या है? लेस देन 0.1 mm है, तभी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? सेटल हो रहे हैं। अब इन सारी चीजों को जब हम यहां पर पुट करेंगे तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कुछ चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल, सेटलिंग वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा सेटलिंग वेलोसिटी Vs इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये आएगा, ये बन जाएगा आपका ये G-1 इंटू जी गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, ये बन जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, G-1 इंटू G-1 इंटू, ये G नहीं आएगा, ये चला गया आपका, ये चला गया, ठीक है, ये यहां से चला जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है, अगर आप पूरी की पूरी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे ना, पुट करोगे तो आप क्या होगा, आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, सारा को जब आप पुट करोगे, CD की वैल्यू पुट करोगे, पार्टिकल साइज पुट करोगे, तो आपका क्या होगा? पार्टिकल साइज को जंक्शन मानना है हमने, ये हमें पुट नहीं करना, तो आपका फॉर्मूला जो है ना कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा सेटलिंग वेलोसिटी का, Vs इक्वल टू G-1 इंटू गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको देखो दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और एक ये वाला, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों याद रखने पड़ेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाता है। या तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू देगा सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करवाने के लिए, अगर आपको ये नहीं दे रखी और आपको क्या दे रखा है? डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले से जाएंगे। दो फॉर्मूले हैं, G-1 इंटू गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू और 4/3 G इंटू G-1 इंटू डी अपॉन CD। दोनों फॉर्मूले से सेटलिंग वेलोसिटी निकाली जा सकती है, दोनों आपसे पूछ सकते हैं। यहां पर आपको सेटलिंग वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, जहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू और Vs इज इक्वल टू 4/3 G मल्टीप्लाई बाय G-1 इंटू डी अपॉन CD, दोनों याद रखने हैं। अगर आपको CD की जरूरत पड़े तो 24 अपॉन RE, पार्टिकल साइज लेस देन 0.1 mm लिया हमने। रेनॉल्ड्स की वैल्यू क्या होती है? रेनॉल्ड्स नंबर की रो वीडी अपॉन म्यू होता है आपका, ठीक है, बात समझ में आई क्या? सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अपना तीसरा कॉन्सेप्ट जो निकला था वो क्या निकला था कि म्यू की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तीन कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक जो है वो कितने तरीके का होता है। ये तो पता चला हमें कि सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टिकल के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कंडीशन बन रही है जब सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये बात भी आपको समझ में आएगी होगी इसकी सेटलिंग वेलोसिटी कौन सी और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कौन सी है। आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं जल्दी से हम, ठीक है, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे टैंक कितने टाइप के हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, देखो सेडिमेंटेशन टैंक का तो ये तो हमें बात समझ में आ रही है कि एक बड़े क्रॉस सेक्शन वाला हमें टैंक चाहिए होगा, है ना। ऐसा टैंक चाहिए क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, अगर हम पानी को रोक कर साफ करवा रहे हैं तो हमें ऐसा टैंक चाहिए ना जो थोड़ा बड़ा हो साइज के अंदर। और अगर हम पानी को चलते चलते चाह रहे हैं साफ करवाना, जैसा कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सीवेज कभी पढ़ा है तो सीवेज के अंदर आपने पढ़ा होगा ग्रिड चैम्बर होता है जहां पर पानी क्या होता है, लगातार फ्लो करता रहता है। एक टैंक के अंदर से आता है और चला जाता है बस, है ना, उसके अंदर रुकता नहीं है। अगर वैसा कॉन्सेप्ट भी है कि पानी अगर आपने क्या किया, एक तो होता है देखो टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, बात समझ में आई। अरे भैया कल परसों ना बोर्ड पे ना ये SPM था, SPM क्या लिखा गया वो मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड पार्टिकुलेट मैटर। अब उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो कि भैया स्टैंडर्ड होगा या सर सस्पेंडेड होगा। अगले वाले वीडियो के अंदर पूरा थंबनेल लगा हुआ है कि सर सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है। अरे भैया मैं भी इंसान हूं, कोई रोबोट थोड़ी ना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पढ़ाते हुए जिस टाइम जो चीज चल रही है उससे आगे 10 मिनट दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि मेरे को नेक्स्ट क्या पढ़ना है ना। तो इसलिए वो लिखा गया होगा फ्लो के अंदर स्टैंडर्ड लिख दिया होगा स्टैंडर्ड को। ऐसी गलतियों के लिए आप अगर मुझे बता रहे हो कि सर ये, तो फिर आप अपना भी वो कर रहे हो खराब टाइम और मेरा भी कर रहे हो, है ना। मैं भी कमेंट पढ़ूं, आपको रिप्लाई करूं, तो ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती तो मतलब अलाउ करो, 100% तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ लिखने में ही तो गलत किया मैंने। अगर आपको नोट्स भी कल मिले तो उसके अंदर भी सस्पेंडेड लिखा हुआ होगा, स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ। चलिए थोड़ी उन बातों को कंसिडरेबल नहीं है वैसे भी ये सारी बातें। आगे चलते हैं तो टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले टैंक आता है जिसे बोला जाता है क्यूसेंट टाइप टैंक। ये क्यूसेंट टाइप टैंक जो है ना, इसके अंदर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड टाइप टैंक है, फिक्स्ड टाइप, है ना। और या इसे हम क्या बोल सकते हैं, फिल एंड ड्रॉ, फिल एंड ड्रॉ, भरो और निकालो, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक।
बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इस टैंक के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले वाटर को फिल करोगे, है ना? बात समझ में आ रही है? पानी को आप इसके अंदर क्या करोगे, भर दोगे तो इसके अंदर पानी कितनी देर तक रुकेगा? जिस टाइम के लिए पानी इसके अंदर रुकेगा उस पानी टाइम को क्या बोला जाता है? डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब रुकना। डिटेंशन टाइम जो है इस टैंक का कितना है? 24 आवर्स है। ये तो बात समझ में आई। अब आप पूछोगे कि सर अगर इसका डिटेंशन टाइम 24 घंटे तक है तो क्या एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही टैंक चाहिए होगा अगर पानी ज्यादा है तो? हमारे पास एक टाइम पर, मैं कह रहा हूं सिंगल टाइम जब आपका है, आपको चाहिए ये यूज में लेना है तो आपको कम से कम 3 यूनिट काम में लेनी पड़ती है। 3 यूनिट यहां पर काम में लेनी पड़ेंगी भैया। 2 तो आपकी क्या होंगी? ऑपरेशनल होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक साथ 2 ऑपरेशनल यूनिट ली जाएंगी और एक आपकी स्टैंड बाय पे होगी। अरे भैया पुराना स्कूटर का एग्जाम्पल याद आया, है ना? स्कूटर के अंदर कितने टायर हुआ करते थे? 2 टायर हुआ करते थे। अब जिस टाइम पे ट्यूबलेस टायर नहीं था और आपके ट्यूब वाले टायर थे और टायर पंचर हो जाता था तो क्या फिर आप एक टायर पे जा पाते थे क्या? नहीं ना। सेम वही कंडीशन है, यहां पर आपको 2 ऑपरेशनल और एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। क्यों चाहिए? अगर एक टायर पंचर हुआ तो आप क्या करोगे? जो आपका स्टैंड बाय पे है वो टैंक यूज करोगे। सेम वैसे ही जब टायर पंचर हुआ करता था तो पीछे से स्टेपनी खोलकर आगे लगा दिया करते थे और हमारा काम चलता रहता था। तो हम यही चाहते हैं, इसलिए एक ही टाइम पर 3 यूनिट लिए, 2 ऑपरेशनल और एक स्टैंड बाय यूनिट लिए। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि सर 24 घंटे तक तो पानी इसके अंदर रुका, मानते हैं इस बात को ना, ये बात हमें समझ में भी आती है। लेकिन रुकने के बाद में क्या इस टैंक को साफ नहीं किया गया होगा? बिल्कुल किया होगा। तो क्या इसका क्लीनिंग टाइम जो है वो कितना होगा, ये आप पूछना चाह रहे होगे। तो देखिए भैया, क्लीनिंग टाइम जो है ना इस टैंक का वो कितना होगा? वो होगा आपका 6 to 12 आवर्स। ऐसा क्यों इतना ज्यादा इसका क्लीनिंग टाइम क्यों? क्योंकि ना इसे कई बार क्या होता है, मैनुअली किया जाता है। ठीक है, मैनुअली किया जाता है इसके अंदर से इंप्यूरिटीज को रिमूव। और इंप्यूरिटीज कौन सी भैया? ये वाली जो आपकी किस जोन के अंदर जमी हुई है? आपकी स्लज जोन के अंदर जमी हुई है। ठीक है, ये स्लज जोन के अंदर पार्टिकल्स जो है पहुंचे तो किस वेलोसिटी से पहुंचे? मैंने आपको पहले भी बताया, इस डायरेक्शन के अंदर जो आपकी वेलोसिटी होती है, दैट डायरेक्शन इज क्या होती है? सेटलिंग वेलोसिटी। इस डायरेक्शन के अंदर जो आपकी वेलोसिटी होती है इसे क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो का रिलेशन जो बनता है वो लेंथ के साथ बनता है, और जो आपका सेटलिंग वेलोसिटी का रिलेशन बनता है वो किसके साथ बनता है? डेप्थ के साथ बनता है। बिल्कुल जी, बस यही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कराना है मेरे को कि समय बराबर क्या होता है। मैं हिंदी में बोलूं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, नहीं होता? समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिटेंशन टाइम इज इक्वल्स टू दूरी बटा चाल। दूरी कितनी भैया? लेंथ कितना ट्रेवल किया? एल। तो एल लेंथ के अंदर अगर पार्टिकल को यहां से यहां, देखो कुछ पार्टिकल तो क्या होंगे यहां घुसे। अगर ये क्या फिक्स्ड टाइप टैंक है तो इसमें तो पानी रुका हुआ है, रुक के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगला जो नेक्स्ट टैंक मैं आपको पढ़ाने दे रहा हूं उसमें पार्टिकल चल रहा होगा। तो डिटेंशन टाइम देखो, लेंथ तो उसने कितनी ट्रैवल करी? एल। और किस वेलोसिटी के साथ? चाल उसकी क्या है? चाल मतलब किस वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट वेलोसिटी इज क्या है? आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है क्या? तो टीडी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पर? फॉर्मूला बन गया मेरा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग। डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन क्या हो गया? सेटलिंग वेलोसिटी। एक फॉर्मूला बना, किस कंडीशन में बना? जब आपको सेक्शन कौन सा दिख रहा है? इधर से तो दिख रही है आपको लेंथ और इधर से आपको क्या दिख रही है? डेप्थ एच। बात समझ में आई? मैं क्या क्लियर कर पा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल जी, आपको क्लियर होगा, दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि सर डिटेंशन टाइम 24 घंटे है, एक ही टाइम पर इस टैंक की कितनी यूनिट ली जा रही है? 3 यूनिट ली जा रही है। इस टैंक का क्लीनिंग पीरियड कितना है? सर क्लीनिंग पीरियड जो है 6 से 12 घंटे का क्लीनिंग पीरियड है। और इसके अंदर जो हमें सेक्शन दिखाई दे रहा है सामने से, लेंथ दिखाई दे रही है और इधर डेप्थ दिखाई दे रहा है। तो क्या आपका डिटेंशन टाइम क्या बन जाएगा? एल अपॉन वी एस। अगर मैं दूसरी डायरेक्शन के अंदर देखो डिटेंशन टाइम निकालना चाहूं इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लो की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? देखो डेप्थ की डायरेक्शन में हमने चले, है ना? तो देखिए, अरे 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 ये गड़बड़ देखो 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 क्या हुआ। इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन के अंदर अगर लेंथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा? टीडी इक्वल्स टू एल अपॉन वी एफ। और अगर इस डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं तो डिटेंशन टाइम हमारा क्या होगा? वो होगा यहां पर क्या है? यहां पर दूरी क्या तय करी इसने? एच डेप्थ तय करनी है इसको, तो एच बटा क्या आ जाएगा? सेटलिंग वेलोसिटी। बात समझ में आई क्या? ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में बताते बताते। देखो इस डायरेक्शन के अंदर अगर पार्टिकल्स जा रहे हैं, लेंथ क्या एल ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होगा? टीडी इक्वल्स टू एल अपॉन वी एफ। और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो किस वेलोसिटी से सेटल करेगा? वी एस से सेटल करेगा। टीडी इक्वल्स टू एच अपॉन क्या आ जाएगा? आपका वी एस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये चीजें सही है, अब मैंने चेक भी कर लिया, ये सही है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एल तय करी और वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इसी डायरेक्शन में, ये आ जाएगा। जब हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर इसको सेटल करवा रहे हैं, पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाके सेटल करें, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो होगा, ठीक है, वेलोसिटी जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डेप्थ एच अपॉन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग।
टाइम जो होगा वो क्या होगा, H/VS। यहां तक मुझे लगता है मैं आपको क्लियर करवा पाया हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इनको डिजाइन किस डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, है ना, कि किस डिस्चार्ज के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे जब पॉपुलेशन डिजाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो क्या मैंने आपको वहां पर कई सारे डिस्चार्ज बताए थे क्या? ठीक है, क्या हमने ग्रीनविच इक्वेशन पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी जी, बिल्कुल। क्या हमने वहां पर एवरेज डेली डिमांड पढ़ा था, मैक्सिमम डेली डिमांड पढ़ा था, मैक्सिमम आर्ली डिमांड पढ़ा था? क्या पढ़ा था? बिल्कुल ही पढ़ा। सर भूल गए हम तो दोबारा देखना भैया प्लीज लेक्चर। देखो यहाँ पर इस टैंक को जो डिजाइन किया जाता है वो किया जाता है QD इज इक्वल टू 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड। बात समझ में आ रही क्या? अगर मैं ये बोल दूंगा गलत है क्या? एवरेज डेली डिमांड 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड बोल दूंगा, गलत है क्या? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है। इसी के लिए डिजाइन किया जा सकता है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ डिजाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q ऑफ मैक्सिमम, है ना? क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर मैं ये लिखता हूं 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड तो भी सही है। ये आया कहां से? देखो QD इज इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आपने क्या किया? सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किया। ये बात भी क्लियर? तो 4 पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, डिटेंशन टाइम 24 घंटे, हमारा जो इसको क्लीनिंग टाइम है 6 से 12 घंटे। एक ही टाइम पर कितनी यूनिट ली जाती है? 3 यूनिट, 2 ऑपरेशनल, 1 स्टैंड बाय यूनिट। उसके बाद में हमने पढ़ा किस किस डिस्चार्ज के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिस्चार्ज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सेडिमेंटेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप के टैंक के ऊपर चलते हैं और वो है आपका कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। ठीक है, पहले हमने पढ़ा फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक, या मैं यूं कहूं कि फिक्स्ड फ्लो टैंक पढ़ा हमने, फिक्स्ड टाइप का पढ़ा, क्यूसेंट टाइप पढ़ा। नेक्स्ट टाइप का आपका है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। देखो कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक, बहुत सारे बच्चों को इंतजार होगा सर कि कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक कब आएगा। बिल्कुल जी आ गया। इसी के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने एक टैंक बनाया, इस टैंक के अंदर मैंने आपको बोला कि ये वो जगह है जहां से पानी क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ठीक है, यहां से वाटर आपका एंटर कर रहा है। मैंने यहाँ पर जोन बना दिया, इस जोन को बोला मैंने स्लज जोन। ठीक है, ऊपर यहां मैंने इस जोन को क्या बोला? इसको बोला मैंने सेटलिंग जोन। बात समझ में आ रही है? ये आपका सेटलिंग जोन है और नीचे वाला ये आपका स्लज जोन है। अगर स्लज क्या हो रहा है? ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो इसको कई बार 0.8 से 1.2 मीटर तक लिया जाता है। ठीक है, ऐड कर लेना इसको स्टार मार्क के अंदर। स्लज जोन की डेप्थ जो है वो कितनी ली जाती है? 0.8 से 1.2 मीटर ली जाती है। ये एच अलग होता है। बात समझ में आ रही है? यहां वाली एच अलग होती है, ये एडिशनल होती है, इसको अलग से ऐड किया जाता है। चलिए देखिए यहां पर जो पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो यहां पर इस वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जितने भी पार्टिकल आपके इधर से वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर मैं देखूं जितने भी पार्टिकल्स इस इनलेट से एंटर कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी क्या मानी गई है भैया? सेम मानी गई है। इनका पार्टिकल साइज भी क्या माना गया है? सेम माना गया। तभी इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए पार्टिकल आया, एक पार्टिकल यहां पहुंचा, एक पार्टिकल यहां पहुंचा, एक यहां टकराया और सेटल किया। देखो अगर मैं इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इस डायरेक्शन के अंदर देखूं तो ये क्या है? आपकी सेटलिंग वेलोसिटी VS है। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारा कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक जो है ना, इसको भी दो तरीके से बांटा गया। इसको बताया गया कि पहला तो तब है जब आप किस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हो? हॉरिजॉन्टल फ्लो। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो में आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करवा रहे हो, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर करवा रहे हो। बात समझ में आ रही है क्या? अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करवा रहे हो तो दो कंडीशन बनती है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला। यहां पर क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लो है और इस डायरेक्शन के अंदर क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी है। ये बात हम कर चुके हैं। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देखो आप पढ़ चुके हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का भी हमने फॉर्मूला निकाला था। एक्चुअली हमने डिटेंशन टाइम का निकाला था, तो वहां से आप चेंज कर सकते हो। देखो TD इज इक्वल टू डिटेंशन टाइम। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं मैं तो क्या आ जाएगा? लेंथ अपॉन VF, और एक फॉर्मूला आपका डिटेंशन टाइम का क्या बनेगा? वो बन गया था आपका H बाय वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ द टैंक अगर निकालना चाहते हो तो क्या वॉल्यूम ऑफ द टैंक भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल जी। अगर आप कांस्टेंट डायरेक्शन में मार रहे हो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम डेली डिजाइन या डिजाइन डिस्चार्ज में बोल दूं मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? T टाइम। देखो यूनिट से बनाओ, यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड और मल्टीप्लाइड बाय T टाइम है। सेकंड से सेकंड क्या हो गया? कैंसल। तो वॉल्यूम क्या आ गया? मीटर क्यूब में। तो फॉर्मूला क्या बन गया? देखो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो सिर्फ यूनिट का खेल है।
पूरे के पूरे यूनिट का खेल है। अगर आपको यूनिट पता है ना किसी भी चीज की, तो आप फॉर्मूला अपने आप बना लोगे और गिवन डेटा से सेटलिंग वेलोसिटी का आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सेडिमेंटेशन ऐसा टॉपिक है, अगर यहाँ पर नंबर आता है ना, अगर क्वेश्चन आता है ना, तो वो फ्री के नंबर है, न्यूमेरिकल आएगा ना फ्री के नंबर है और बिल्कुल कठिन न्यूमेरिकल नहीं है। आप ये लगाओ, ये लगा सकते हो फॉर्मूला, देखो ये लग गया तीसरा। ये आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग से आपको डिजाइन करना है कि अगर आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में आपको क्या दिख रही है, लेंथ दिख रही है, ये आपको डेप्थ दिख रही थी h, बात समझ में आ रही है क्या। अब इस डायरेक्शन के अंदर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, डिटेंशन टाइम निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं पर यही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा वो। इससे ज्यादा आगे बढ़ता है तो वो फिर वो कैलकुलेटर से सोल्व होते हैं, उनमें टाइम ज्यादा खपता है, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब आप कहोगे सर कि अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो पार्टिकल तो कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, ठीक है जी। ये जो टैंक है ये किसी एक कंसर्न्ड पार्टिकल के लिए तो डिजाइन किया गया होगा ना, बात समझ में आ रही है क्या। कंसर्न्ड पार्टिकल के लिए तो हमने डिजाइन किया है। जो आपका कंसर्न्ड पार्टिकल, सपोज मैंने कहा आपको एक्स पार्टिकल साइज के लिए मैंने इस टैंक को डिजाइन किया, तो यहां पर जो एक्स साइज का पार्टिकल है उस साइज के पार्टिकल का क्या होगा, 100% रिमूवल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल जी 100% रिमूवल होगा, जिस पार्टिकल साइज के लिए आपने डिजाइन किया है। और आने वाले रो वाटर के अंदर अगर उसी साइज के पार्टिकल है तो उनका 100% रिमूवल होगा। अगर पार्टिकल साइज एक्स से बड़ा है तो क्या होगा, तीन कंडीशन बनती है। देखो जिसके लिए हमने डिजाइन किया उसका जो 100% रिमूवल यहां पर होगा वो पहुंचेगा स्लग जोन के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर पार्टिकल साइज हमारे कंसर्न पार्टिकल साइज से बड़ा है तो भी क्या होगा, 100% रिमूवल होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन जो वर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने जिस पार्टिकल साइज के लिए इस टैंक को डिजाइन किया था सेटलिंग करवाने के लिए, पार्टिकल साइज क्या हो गया उससे छोटा। अगर पार्टिकल साइज उससे छोटा है तो क्या सेटल करेगा, क्या नहीं कराएगा। उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, उस कंडीशन में आप कहोगे कि अगर पार्टिकल सेटलिंग जोन के बॉटम में, सेटलिंग जोन के तो कहां पर बॉटम में, और स्लग जोन के कहां पर टॉप पे अगर पहुंच जाए तो उसे सेटल्ड माना जाएगा। अगर वो सेटल नहीं करता और यहां से बाहर निकल जाता है, मैंने ये बोला अगर वो यहां नहीं पहुंचता, इस डायरेक्शन में नहीं जाता और यूं पास कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो उसे आप एक कंडीशन है जिसमें आप उसे रोक सकते हो थोड़ा सा, वो यहां पर दिया गया। आप वाटर को हीट करो, हीटेड वाटर जो है इसके अंदर फ्लो कराओ। हीटेड वाटर फ्लो कराओगे तो क्या होगा, पार्टिकल की सेटलिंग करने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यहां पर कंसर्न्ड साइज से छोटे पार्टिकल साइज के लिए आप 100% रिमूवल नहीं कर सकते। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि एक्स साइज से जो छोटे साइज के पार्टिकल थे वो सिर्फ पार्शली रिमूव होंगे? बिल्कुल वो पार्शली रिमूव होंगे, वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होंगे। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं। और अगर आप इसको क्लियर करवाना चाहते हो, यहां पर सेटल करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीटेड वाटर इसके अंदर छोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके पार्टिकल थोड़ा बहुत और सेटल कर सके, उसकी सेटलिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए। यहां तक समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है, जब आप इस टाइप का हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक बढ़ते हो तो आप सेटलिंग वेलोसिटी को यहां पर क्या बोल सकते हो, सरफेस ओवरफ्लो रेट। बात समझ में आ रही है क्या, सेटलिंग वेलोसिटी को ही आप क्या बोलते हो, सरफेस ओवरफ्लो रेट। एम आई क्लियर? बिल्कुल जी, मैंने यहां पर आपको क्लियर किया पूरा कॉन्सेप्ट, आपको तीनों कंडीशन मैंने समझाई। अगर कंसर्न साइज से बड़े साइज के पार्टिकल है 100% रिमूव, अगर उसी साइज के जिसके लिए हमने डिजाइन किया है तो क्या होंगे, वो भी रिमूव हो जाएंगे। और अगर छोटे साइज के पार्टिकल्स है तो वो क्या करेंगे, यहां पर पार्शली रिमूव होंगे, कंप्लीटली रिमूव नहीं होंगे। आप हीटेड वाटर करके उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटलिंग बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। बात समझ में आई? ये आपका था हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक। वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक जो है वो भी मैं आपको यहीं पर दे देता हूं, साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है 2-4 मिनट का, वो भी ले लो। देखो सेडिमेंटेशन क्या है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में जाते हो ना, मैं अगर इसको पूरा डिस्कस करूंगा तो कम से कम ये मान लो आप लगभग 4-5 घंटे का टॉपिक है ये सेडिमेंटेशन। 4-5 घंटे का टॉपिक है और पूरा इसको अच्छे से पढ़ा जाए, फिर आप ये कोई भी क्वेश्चन करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ और आपको ये करवा रहा हूँ कि आप पेपर के अंदर अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो भी आप नहीं रुको, किस हिसाब से न्यूमेरिकल बने मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी पे बन सकता है आपका बीम का, आपको सॉरी बीम नहीं है यहाँ पर टैंक है, टैंक का आपको क्रॉस सेक्शन देके आपसे कुछ और निकलवा सकता है, डिटेंशन टाइम निकलवा सकता है, वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, डिस्चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो इसी के अंदर है वो है वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। लीजिए नेक्स्ट टाइप का मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, एक इक्वेशन भी है, वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक, देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, आप ना सर्कुलर मोशन करवाते हो,
ठीक है, पार्टिकल्स का आप क्या करवाते हो, सर्कुलर मोशन करवाते हो, उनको घुमाते हो। जब आप घुमाओगे तो क्या होगा, वो सेंटर से किस तरफ जा रहे हैं, सर्कमफेरेंस की तरफ जा रहे हैं, यूं घूम रहे हैं। अब यूं घूम रहे हैं तो क्या होंगे, धीरे 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 आपके टैंक के अंदर बॉटम में जाकर सेटल होना स्टार्ट कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे इनका सर्कुलर मोशन करवा रहे हो तो पार्टिकल क्या हो रहा है, सेंटर से कहां जा रहा है, सर्कमफेरेंस की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो काम में आएगा आपको, और वो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला जो आपका है वो है V इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना, वॉल्यूम ऑफ द टैंक का है डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.11 डी प्लस 0.785 एच। इसका अब टाइम नहीं है कि हम इसको डेप्थ में जाकर स्टडी करें, ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं बात करूं वर्टिकल टाइप के टैंक का, एक आध बार सवाल भी पूछ लिया गया है किसी पेपर के अंदर, प्लान एरिया ऑफ टैंक अगर आपको निकालना है, देखो प्लान एरिया पता है हमें, सर्कुलर है टैंक, सर्कुलर बनाया और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा प्लान एरिया ऑफ द टैंक, π/4 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, है ना। और क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन ओवरफ्लो रेट। बात समझ में आ रही है, क्या बात सही है क्या, बिल्कुल यूनिट काट के देख लो, क्या यही आ रहा है क्या, डिस्चार्ज नीचे क्या है, ओवरफ्लो रेट। बात समझ में आ रही है। अरे भैया मीटर क्यूब पर सेकंड और मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, डिवाइड बाय किससे हो गया, ओवरफ्लो रेट, मतलब मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। यही मैंने आपको बताया, जब भी आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी फॉर्मूला चाहिए हो, आप यूनिट सेट कर लो। जिस चीज के अंदर आपको जो चीज दी गई है उसकी जियोग्राफी से यूनिट सेट करो, आपका 100% सवाल सही होगा, ठीक है। रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर अगर कोई क्वेश्चन बनाने बैठे ना तो हजारों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो मतलब चल रहा है अभी यूट्यूब के ऊपर, आप सब लोग स्टडी करने लगे हो, पुराने पैटर्न को स्टडी करने लगे हुए हो, है ना। आप प्लास्टिक वेस्ट रट रहे हो, बायोमेडिकल वेस्ट रट रहे हो, एयर पोल्यूशन रट रहे हो। अरे भैया आज तक कभी पेपर भी रिपीट हुए हो क्या, आप मेरे को ये बताओ। आप जीरो से क्यों नहीं चल रहे, जीरो से चलो, पहले वाटर पढ़ो, फिर सीवेज पढ़ो, सीवेज पढ़ने के बाद में बाकी सब पे जाओ ना। बात समझ में आ रही है। अगर वो पेपर का पैटर्न रिपीट नहीं हुआ फिर आप क्या करोगे, बस यही बात है। इसीलिए मैंने क्या किया था, वाटर शुरू किया था। हमारा आज वाटर खत्म हो जाएगा, कल से हम सीवेज स्टार्ट कर देंगे। आज आपको सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन सब दे दूंगा मैं, ठीक है। जितना हो पाया आज आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, ठीक है। सुबह सुबह एरिएशन का लेक्चर तो अपलोड हो चुका है। ये क्वेश्चन आपने लिख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं। वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने पार्टिकल को क्या करवाया, सर्कुलेटरी मोशन करवाया, ठीक है, गोल गोल घुमाया तो क्या हुआ, सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ जाएंगे पार्टिकल और धीरे धीरे सेटल कर जाएंगे। अरे भैया क्या हम मक्खन नहीं बनाते, क्या बटर नहीं बनाते, ऐसे वही कॉन्सेप्ट है आपका वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक के अंदर। चलिए अब डिजाइन डेटा पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन डेटा। अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो डिजाइन डेटा अगर आपको याद है तो आप यहां से कर सकते हो। देखो डिजाइन डेटा में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका ओवरफ्लो रेट, ठीक है। ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट की बात करते हैं। यहां पर अलग है थोड़ा सा, मैं क्या गैप देना भूल गया हूं वहां पे। ओवरफ्लो रेट की बात करेंगे। हाँ जी, ओवरफ्लो रेट की बात करते हैं, या आप इसे ओवरफ्लो रेट भी बोल सकते हो और एसओआर भी बोल सकते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये दो तरीके के टैंक आपने पढ़े। पहला टैंक आपका था प्लेन सेडिमेंटेशन के अंदर जो आप यूज करोगे। प्लेन सेडिमेंटेशन के अंदर जो आपका ओवरफ्लो रेट है वो आप लिख सकते हो 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब देखो मीटर और लीटर में क्या रिलेशन होता है, 10⁻³ का, और कुछ भी नहीं होता। देखो अगर मेरे को जाना है, देखो लीटर के अंदर जाना है ना तो मुझे क्या करना पड़ता है, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर देखो आप मीटर में हो तो आप क्या करोगे, 10⁻³ का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे भैया 1000 का गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा क्या, 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। बात समझ में आ रही है, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। और यहां पर आप क्या लिखोगे, 12 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये तो हुआ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का। अगर आगे बढ़ूं मैं प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद कोएगुलेशन एडेड करूं मैं, कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, उस कंडीशन में क्या होगा, प्लस एस लगा दिया मैंने। उस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा 24 to 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, या आप इसे लिख सकते हैं 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। बात समझ में आई क्या, ये सरफेस ओवरफ्लो रेट हो गई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेंशन टाइम की। देखो डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम आपका पहले केस के अंदर कितना रखा जाएगा, पहला केस जो आपका प्लेन सेडिमेंटेशन, पीएस प्लेन सेडिमेंटेशन 4 to 8 आवर्स रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं बात करूं सेडिमेंटेशन प्लस कोएगुलेशन, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्लस फिल्ट्रेशन भी कर रहे हो, ये आप हटा दो एक बार, फिल्ट्रेशन की बात यहाँ नहीं करेंगे। कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में आप कितना लोगे, 2 to 4 आवर्स। दोनों बातें समझ में आई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको डेटा याद रखना कंपलसरी है, ठीक है।
आगे अगर हम निकालना चाहे डेप्थ ऑफ द टैंक, देखो डेप्थ ऑफ द टैंक कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है, देखो कुछ भी हो जाए आपको ना, एक तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आप याद रखते हो ना, Q इक्वल्स टू ए वी, ये भी लगा लेना, इससे भी बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। कुछ ना कुछ करके आपको क्या करना है, फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। अगर तो आया सेडिमेंटेशन टैंक से, जब तो आप ठीक है, आप ये सेटलिंग वेलोसिटी और ये सब कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है जिसमें आपको वो बोलता है, थोड़ा आपको अंदर से फील आता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन हो रहा है किसी भी चीज का, जब कंजर्वेशन फील होना तो ये लगा लेना, बस कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेना, ठीक है। ये अब यहाँ पर आता है डेप्थ ऑफ द टैंक। तो देखो डेप्थ ऑफ द टैंक अगर मैं बात करूं तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल जी। तो क्या ये फॉर्मूला होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइड बाय एरिया ऑफ टैंक। बात समझ में आई क्या ये बन गया क्या फॉर्मूला? बिल्कुल जी बन गया ये फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ द टैंक, और ये एरिया कौन सा होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, प्लान के अंदर, प्लान एरिया ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक का बन गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो हमारा डिजाइन के लिए है, वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वीडियो काफी लंबा हो गया, मेरे को लगता है 40 मिनट से ऊपर निकल गया है, ठीक है। पर फिर भी अभी बस 2 पॉइंट बाकी है और फिर हम सेडिमेंटेशन खत्म कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो की। देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है ना, इसके लिए भी एक डेटा है, वो आपको याद करना पड़ेगा, और ये डिजाइन डेटा है, ठीक है। थर्ड है ये पॉइंट अपना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये कितना लिया जाता है? ये लिया जाता है आपका 0.15 से लेकर 0.9 मीटर पर मिनट। बात समझ में आ रही है? मीटर पर मिनट लिया जाता है। लेकिन इसको अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ तो आप क्या ले सकते हो, 0.3 मीटर पर मिनट। बात समझ में आई? ये बात समझ में आएगी आपको? वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें कितनी लेनी है? डेटा दिया हुआ है 0.15 से लेकर 0.9 मीटर पर मिनट। आपको लेना कितना है? अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो 0.3 मीटर पर मिनट आपको यहां पर ले लेना है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक फॉर्मूला, अगर आप लेंथ ऑफ द टैंक का बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेंथ ऑफ द टैंक। बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ द टैंक का फॉर्मूला आप क्रिएट करना चाहो तो खुद से बना सकते हैं। कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं क्या करूं, यूनिट सेट करनी है मुझे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई बाय क्या करूं, डिटेंशन टाइम। देखो तो क्या लेंथ ऑफ द टैंक निकल जाएगी क्या? बिल्कुल, यही तो आपने बनाया था, टीडी इक्वल टू क्या था, एल अपॉन वी एफ। उसी फॉर्मूले को तो आपने लिखा है। यूनिट सेट करके देख लो, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर आ गया, लेंथ ऑफ द टैंक निकल गई। बात समझ में आ गया क्या? ये थर्ड पॉइंट था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फोर्थ पॉइंट जो आता है आपका, वो है यहां पर आपकी, मैं अगर बात करूं इसकी, प्लान जो है ना, प्लान ऑफ द टैंक, इसकी बात करते हैं। देखो प्लान ऑफ द टैंक के अंदर आपको लेंथ और विड्थ, अगर आपको लेंथ नहीं दी हुई तो इसका लेंथ जो है ना कितनी ली जाती है, लगभग 10 से 12 मीटर के बीच में ली जाती है। डिजाइन जो है, डिजाइन के हिसाब से आप लेंथ ऑफ द टैंक 10 से 12 मीटर लेते हो, और लेंथ बाय विड्थ रेशो जो है वो वेरी करता है 4:1 तक। 4:1 लेना आपको लेंथ बाय विड्थ रेशो। बात समझ में आई? और आपको अगर लेंथ नहीं दी हुई है, डिजाइन लेंथ जो है आप कितनी लेते हो, 10 से 12 मीटर के बीच में लेते हो। ये आपका पूरा का पूरा डिजाइन डेटा था, ठीक है, जो आपको सेडिमेंटेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। एक डेटा मैं आपको पहले शायद टैंक के अंदर मैंने लिख दिया, अगर आपका स्लज जोन कंसीडर किया जा रहा है ना, स्लज जोन सेटलिंग जोन के बाद में, तो आपको एक एक्स्ट्रा डेप्थ लेनी होती है एडिशनल 0.18 से 1.2 मीटर। इसे भूलना नहीं है। ये सारा डेटा जो था ना, याद रखना भैया। सबसे पहले डिजाइन डेटा मैं रिपीट करा देता हूँ। सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना था, 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, या फिर 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। किसके लिए? प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए कितना लेना, 24 से 30 लेना मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। आगे बढ़े और बात करें प्लान एरिया ऑफ द टैंक के बाद में हमने क्या पढ़ा था? प्लान एरिया ऑफ द टैंक के बाद में हमने पढ़ा डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम 4 से 8 घंटे प्लेन के लिए, और कोगुलेशन एडेड के लिए 2 से 4 घंटे। फिर हमने पढ़ा आगे जाकर, क्या पढ़ा हमने भैया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी लेनी होती है, 0.15 से लेकर 0.9 मीटर पर मिनट, और जनरली कितनी जाती है, 0.3 मीटर पर मिनट। फिर हमने पढ़ा लेंथ नहीं दी हुई तो आपको कितनी लेनी है, 10 से 12 मीटर, और लेंथ बाय विड्थ रेशियो कितना लेना, 4:1। बात समझ में आई? ये कंप्लीट आपको मैंने सेडिमेंटेशन दे दी है। इससे ज्यादा आपको सेडिमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस 40 मिनट जो है ना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, 40-45 मिनट, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा कोएगुलेशन का मिलेगा। धन्यवाद।